Everyone, in the previous lecture we have discussed about the mathematical operations, the reasoning questions related, and the topic for today's lecture will be number, ranking and time sequence test. Okay, so number test, ranking test and time sequence test we will be discussing in this lecture. सारे के सारे जितने भी concepts हैं सारे बताए जाएंगे इसमें, और I think कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं. ठीक है. अच्छा, इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन शायद रह गया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला, है ना, तो वो पहले एक बार देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे. चलिए, तो पहले ये जो क्वेश्चन लास्ट टाइम हमारा रह गया था इसको एक बार जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं. देखो, इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, ये हालांकि हम लोग बेसिक चीजें पढ़ चुके थे. ए स्टार बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, है ना. तो ए स्टार का मतलब हो गया, इसमें सीधे सीधे आपको मीनिंग लिख लेना है. स्टार का मतलब हो गया आपको ग्रेटर देन. इसके बाद हैज का मतलब हो गया इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है. किसके बराबर है? बी के बराबर. ए ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया. है इक्वल टू का मतलब होगा इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब इक्वल टू हो गया. एट द रेट का मतलब है स्मॉलर देन, एट द रेट का मतलब हो गया स्मॉलर देन या लेस देन. और डॉलर का मतलब हो गया या तो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा. डॉलर का मतलब हो गया या तो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा. ठीक है. अब इन सारी चीजों के बेसिस पे हमें सॉल्यूशन निकालना है. अगर ये सारी चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है. अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. अगर आपका केवल ये आपका स्टेटमेंट है, अगर एम टी के बराबर है, एम इक्वल टू टी का मतलब हो गया, पहले इसको क्योंकि ये जो वैल्यू दी गई है वो कोड में दी गई है ना, तो पहले आपको इसको सही वैल्यू में लिखना है. ए इक्वल टू एम का मतलब है कि एम इक्वल टू टी है. सॉरी, सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं. एम इक्वल टू टी, तो एम और टी के बीच में रिलेशन है, इक्वल लगा देंगे. इसके बाद है यहां पर डॉलर. डॉलर का मतलब क्या है? लेस देन और इक्वल टू. तो अब देखो यहां टी है, एम और टी के बीच में रिलेशन यहां है, टी और जेड के बीच में रिलेशन यहां है, तो टी के जस्ट बगल में हम लोग जेड लिख लेंगे. ठीक है, क्या लिख लेंगे? जेड लिख लेंगे. अब ये क्या है? टी डॉलर. डॉलर का मतलब हो गया लेस देन और इक्वल टू, तो टी इज लेस देन और इक्वल टू जेड हो गया. इसके बाद एस और एम के बीच में रिलेशन है, एम यहां पर है, एस कहां पर है? एस के आगे लिखा है स्टार. स्टार का मतलब हो गया ग्रेटर देन. तो जो आपका एस है वो बड़ा है एम से, तो एस जो है वो एम से बड़ा है. इसको यहां लिख देंगे, कोई दिक्कत? बोलो. ये एक ही रो में आपको आंसर मिल गया है. ठीक है. इन सब हमने क्या किया, इन सारे के सारे पैरामीटर्स को अब एक लाइन में लिख दिया. अगर ऐसा है, ये स्टेटमेंट में दिया, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है. पहला कॉन्क्लूजन ये है एम स्टार जेड स्टार एम, और दूसरा कॉन्क्लूजन ये है कि जेड इक्वल टू एम. तो इसको ये भी कोड में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इनको भी सही लिख लेने पड़ेंगे. जेड स्टार एम का मतलब है, जेड स्टार का मतलब हो गया आपका जेड स्टार. स्टार का मतलब क्या है? एक ग्रेटर देन एम. एक ये कॉन्क्लूजन है पहला, और दूसरा कॉन्क्लूजन है आपका जेड इक्वल टू एम, जेड इक्वल टू एम. तो हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि इनमें से कौन सा कॉन्क्लूजन फॉलो हो रहा है. ठीक है, क्लियर है? स्टार का मतलब हो गया ग्रेटर देन. ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, ये ग्रेटर, ये नहीं. चलिए अब देख लेते हैं. दोनों सही हैं, देख लेते हैं. पहली बात, z ग्रेटर देन m है क्या? z ग्रेटर देन m है. सुनो, t की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी z की वैल्यू ये है, तो z और m में रिलेशन देखते हैं. z की वैल्यू या तो बराबर होगी t के, या उससे छोटी होगी. ठीक है, या तो उससे t के बराबर या इससे बड़ी होगी. और t m के बराबर है तो t की जगह पर हम m भी लिख सकते हैं. यहाँ पे चाहे t लिख लो या m लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें. या तो यहाँ t लिख लो या m लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि m t के बराबर है. तो इससे मतलब ये हो गया या तो z m के बराबर होगा या m से बड़ा होगा. ठीक है, तो चलो ये वाली कंडीशन देख लेते हैं. m के बराबर तो नहीं है, m से बड़ा है. ठीक है, देख लेते हैं. अब ये वाली कंडीशन किसी पर्टिकुलर केस में फॉलो हो सकती है. दूसरी बात करेंगे z इक्वल टू m. अब z इक्वल टू m, अगर ये z m से बड़ा हो गया तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता. क्यों भाई? अगर z m से बड़ा हो गया तो इक्वल हो नहीं सकता. बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? टेल मी, इज इट पॉसिबल और नॉट? हेलो? नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा. और अगर मैंने मान लिया कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो अगर ये स्टेटमेंट सही है कि z इक्वल टू m है, तो ये वाला नहीं होगा सही. मतलब ये हो गया, अगर ये सही है तो ये गलत होगा, और अगर ये सही है तो ये गलत होगा.
है ना। मतलब ये होगा या तो आपका स्टेटमेंट 1 सही होगा या स्टेटमेंट 2 सही होगा, दोनों एक बार में सही नहीं होंगे। क्लियर है? बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? अगर यस सर। यही होगा ना, इसका मतलब है पहला वाला बोल रहा है ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, चलो नहीं, ये नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ये भी नहीं होगा। ईदर 1 और 2 इज ट्रू, ये वाला सही है। या तो आपका पहला सही होगा, अगर पहला सही नहीं है तो दूसरा सही होगा। नीदर 1 नीदर 2, ये तो गलत हो गया। ये बोथ आर सही, ये दोनों नहीं सही हो सकते। मतलब या तो अगर पहला सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा, और अगर दूसरा स्टेटमेंट सही है तो पहला गलत हो जाएगा। तो या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बोलो, समझ में आ गया ना इस टाइप के क्वेश्चंस? चलिए अब अगला ये है, इसमें देखो ये क्या है। तो आर, अब इसका देख लेते हैं बना करके। आर $M, और डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब होगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो आर इज लेस देन और इक्वल टू एम। इसके बाद एम और पी के बीच में रिलेशन है, एम और पी के बीच में रिलेशन है। किससे रिलेशन, किससे कनेक्टेड है? स्टार से। तो इसका मतलब होगा ग्रेटर देन को, इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन को, मतलब एम जो है वो ग्रेटर देन है पी से, ठीक। और इसके बाद कौन सा है तीसरा सिंबल? हैज एल। अब देखो आर और एल, तो आर यहां पर है तो यहां पर आएगा रिलेशन। तो हैज का मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब ये हो गया कि आपका जो आर है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके? एल के। ये है, बोलो यही बन गया कि नहीं बन गया? हाँ जी, कोई दिक्कत? इससे ये बना दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत है यहां तक? अब कंक्लूजन देख लेते हैं। m इक्वल्स टू एल और p इक्वल्स टू एल, क्या ये फॉलो हो रहे हैं? इक्वल्स टू का मतलब इक्वल्स टू, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये देखते हैं m इक्वल्स टू एल। अब m इक्वल्स टू एल है क्या? अगर मान लिया ये 5 है, ये भी 5 हो सकता है, तो ये भी 5 हो सकता है। लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू का पहले फॉलो करते हैं, ये बराबर है आपस में, ठीक है। और p इक्वल्स टू एल, p इक्वल्स टू एल है, m तो है आपका बड़ा, m इज ग्रेटर देन p, तो दूसरा नहीं होगा। पहला पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है, दूसरा पॉसिबल कंक्लूजन नहीं हो सकता, क्योंकि p इज m जो है वो p से तो बड़ा है, m p से बड़ा है, और p और n के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं बाकी और पैरामीटर्स के बीच में। तो अगर m 5 हो गया तो ये 4 हो सकता है, ये 4 हो गया, हो जाएगा क्या नहीं? और अगर मैंने मान लिया ये ग्रेटर देन वाला साइन माना, अगर मैंने मान लिया 5 6, ये मान लिया 6, और अगर ये 6 मान लिया तो इसको भी मान सकता हूं ये 6 है। अगर बराबर माना है तो बराबर नहीं, इसको मैं 5 मान लूं, ये भी 5 माना जा सकता है, और p छोटा है तो ये भी 5 हो सकता है कि नहीं? तो m जो है, m बड़ा होगा, m बड़ा होगा कि नहीं? इसमें क्या होगा, इसमें देख लो, इसमें कुछ करेक्शंस हैं। अगर 5 वाला नहीं, इसमें ये होगा कि अगर हम L और R के बीच में और M के बीच में, मतलब M और L के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो एरो जा रहा है वो एक ही तरफ जा रहा है, मतलब L लेस देन और इक्वल टू M होगा, L विल बी लेस देन और इक्वल टू M। और जबकि यहां पर क्या दिया गया है? M इज इक्वल्स टू L, तो ये पॉसिबल नहीं है कि M L के बराबर ही हो। अगर यहां पर दिया होता M लेस देन और इक्वल टू L तो ये सही होता। M जो है वो L के बराबर हो भी सकता है और L से छोटा भी, बड़ा भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पहली वाली तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा वाला अगर हम देखते हैं P इक्वल्स टू L, P और L के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो ना तो दूसरा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ना ही आपका कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी आपकी? नाइदर 1 नॉर सेकंड इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो यहां पर अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, एक बार दोबारा से लिख देता हूं इसको, L इज लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू M इज ग्रेटर देन P। तो यहां पर दूसरा रिलेशन है P इक्वल्स टू L। तो देखो P और L के बीच में कोई हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अगर ये जो सिंबल्स हैं, रिमेंबर ये वाले जो सिंबल है लेस देन लेस देन लेस देन, अगर ये एक ही ऑर्डर में फॉलो हो रहे होते तो कर लेते, लेकिन यहां जाकर के ये ग्रेटर देन हो गया, ये वाले जो टर्म्स हैं वो ग्रेटर देन हो गए, इसलिए हम एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप L और P के बीच में नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट से, देयर इज नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप। हाँ, अगर ये होता, अगर ये वाला टर्म होता L लेस देन R
लेस देन एम लेस देन पी, तो ये भी लेस देन है ना, ये लेस देन सारे होते हैं, मतलब एल छोटा होता पी से, तो कंक्लूजन हम लोग निकाल देते कि एल इज लेस देन पी। लेकिन यहां पर इसका जो साइन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए हम कोई कंक्लूजन पूरा सेकंड वाले केस में तो नहीं निकाल सकते। पहले वाले केस में अगर हम लोगों ने देखा तो ये जो रिलेशन बन रहा है एम और एल के बीच में वो लेस देन और इक्वल टू बन रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू केवल इक्वल टू फॉलो नहीं होगा, ये लेस देन भी फॉलो होगा इस वाले केस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, मतलब ना तो पहला वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है ना दूसरा वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे वाला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, एल एट द रेट सी। तो एल एट द रेट का सी का मतलब है, एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन, एल इज लेस देन सी, एल इज लेस देन सी, और सी और जेड के बीच में स्टार लगा है, स्टार का मतलब है ग्रेटर देन, और ये जो सी है वो किससे बड़ा है, सी इज ग्रेटर देन जेड, और जेड और एफ के बीच में रिलेशन है, जेड और एफ के बीच में डॉलर का रिलेशन है, जेड और एफ, डॉलर, डॉलर का मतलब हो गया लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो ये लेस देन और इक्वल टू व्हाट हो गया, इक्वल टू एफ, ठीक है। अब कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, सी स्टार एफ, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सी है स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, क्या सी आपका एफ से बड़ा है, और दूसरा एफ आपका सी से बराबर है, ठीक है, एफ और सी के बराबर है। तो देख लेते हैं यहां से क्या फॉलो हो रहा है, सी इज ग्रेटर देन एफ, तो सी और एफ के बीच में कोई रिलेशन है, यहां देखो क्या हम कुछ कह पा रहे हैं इससे, बताओ। सी बड़ा है जेड से और जेड छोटा है एफ से, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सी आपका एफ से छोटा है या बड़ा है, नहीं निकाल सकते ना, कितना छोटा है कितना बड़ा है नहीं निकाल सकते, क्या कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम यहां पर, अभी नहीं निकाल सकते कंक्लूजन। और एफ इक्वल टू सी में क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या एफ सी के बराबर है, एफ और सी के बीच में हमें कोई रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट क्लियर रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इसका भी ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो पहला वाला कंक्लूजन निकल पा रहा है हमारा क्लियर, और ना ही दूसरा वाला कंक्लूजन निकल पा रहा है, क्योंकि देखो जब ये सारे सिंबल्स लगभग एक तरफ होते हैं तब तो हम कोई कंक्लूजन दे सकते हैं, लेकिन जब ज्यादातर छोटा दिखता है तो हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं ज्यादातर, वी आर कंफ्यूज्ड वेदर दिस स्मॉल और लॉर्ज, ठीक है। तो अगर यहां से देखेंगे सी आपका एफ से बड़ा है तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन जेड जो है, जेड आपका है वो सी एफ से छोटा है और या उसके बराबर है, जेड जो है या तो एफ से छोटा है या इसके बराबर है, और सी जेड से बड़ा है, सी जो है वो जेड से बड़ा है, ठीक है। सी अगर जेड से बड़ा है तो यहां देखो सी और एफ के बीच में कोई रिलेशन निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि हम कोई कुछ क्लियरली नहीं कह सकते। और अगर एफ इक्वल टू सी बात करेंगे तो एफ सी के बराबर, ये भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, मतलब वी आर नॉट एबल। हाँ, अगर ये होता, अगर इसकी जगह पर होता एल इज लेस देन सी और सी इज ग्रेटर देन जेड और जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, तो क्या कोई कंक्लूजन निकल पाता। अब देखो एफ सी के बराबर है, एफ और सी के बराबर, अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, और सी इज ग्रेटर देन एफ, तो ये क्लियर हो जाता, तो सही हो जाता पहला वाला कंक्लूजन। बोलो सी इज ग्रेटर देन एफ तो हो जाता, लेकिन दूसरा वाला कंक्लूजन गलत होता था। ये किस वाले केस में है, अगर आप ये वाली चीजें होती, अगर ये वाला जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बनती, इस तरीके से बनती, तो हम कोई कंक्लूजन दे सकते थे, लेकिन इस वाले में हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। जब भी ये जो एरोज हैं, ये जब भी ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन बीच में कुछ ना कुछ डिसबैलेंसिंग आपको देखने को मिलेगी, देन यू कैन नॉट गिव ए जेन्युइन आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? ये वाला समझ में आ गया कि इससे कंक्लूजन तो निकल जाएगा, लेकिन इस वाले से तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके, यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक था हमारा। आज अब हम आते हैं अपने उसी टॉपिक पे जो हम लोगों ने, जो आज का हमारा टॉपिक है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। नंबर का क्या मतलब है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लिख दिया 3, 2, 5, 6, 7। चलो अभी हम लोग सीधे इंट्रोडक्शन पे चलते हैं ना। तो अलग अलग टाइप की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर टेस्ट क्या होता है। नंबर टेस्ट में जनरली इन ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो नंबर की लंबी सी सीरीज दी गई होगी। ठीक है, एक लंबी सी सीरीज दी गई होगी, और इसके बाद जो आपका कैंडिडेट होता है, उस कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन।
और क्वेश्चन से जो कैंडिडेट होता है उस कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ अगर ऐसा है तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो कितनी बार फॉलो हो रही है। ठीक है, कैंडिडेट हैज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, कैंडिडेट्स को वो चीज फाइंड आउट करनी होती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार जो दी हुई कंडीशन है वो क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सिंपली मैंने लिखा 1 2 3 4 1 2 5 6 1। अब मैंने आपसे ये बोला है 6 1 2 2। अब मैं आपसे इसमें ये पूछता हूं, इसमें ऐसा कितनी बार हुआ है कि इवन नंबर से पहले कोई इवन नंबर आया है। समझ में आया? हाउ मेनी टाइम्स ए इवन नंबर अपीयर्ड, इवन नंबर अपीयर्ड बिफोर एन इवन नंबर, बिफोर एन इवन नंबर, कितनी बार हुआ है ऐसा? समझ में आया क्वेश्चन? मैंने आपसे पूछा कि इस सीक्वेंस के अंदर आप मुझे ये बताओ, इस सीरीज के अंदर बताओ कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि एक इवन नंबर के पहले इवन नंबर आया है। तो देखो यहां देखो, पहले देखो जो क्वेश्चन में पूछा गया इवन नंबर, तो सबसे पहले आप इवन नंबर पकड़ लो। एक तो ये इवन नंबर है, एक ये इवन नंबर है, एक ये इवन है, एक ये इवन है, और ये भी है और ये भी है। अब इवन नंबर से पहले इवन नंबर है, इससे पहले इवन है क्या? नहीं, गलत। इससे पहले नहीं है, इससे पहले नहीं है, इससे पहले नहीं है, यही है केवल एक बार ऐसा हो रहा है। क्लियर है? बोलो, नंबर टेस्ट समझ में आ गया कि क्या होता है? तो अब ये सारी चीजें हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से चलते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं नंबर टेस्ट वाले किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें याद रखना, इमीडिएटली फॉलोड का मतलब क्या होता है? बाद में, है ना, बाद में, तुरंत बाद। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत बाद। और नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड, प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले। इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब होता है तुरंत पहले, और नॉट का मतलब है तुरंत पहले नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? फॉलोड का मतलब होता है बाद में, इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले। ठीक है, क्लियर आ गया? समझ में आया? चलिए, अब क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स फाइव्स आर, 5 जो है, आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 3। मतलब क्या हो गया कि 5 के बाद 3 आना चाहिए। तो पहले लिख लो 5, उसके बाद 3 आना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 7। लेकिन इससे पहले 7 ना आए, इससे पहले 7 ना आए। तो 5 3 तो आना चाहिए, लेकिन उससे पहले 7 ना आए। 7 के अलावा कोई और भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है? सुन लो, हमें करना क्या है, जहां भी 53 बन रहा है पहले उसको पकड़ लेते हैं। क्या बन रहे हैं? जहां पर 53 बन रहा है, या 753 देख लो, 753 ना बने, 753 ना बने, इसके अलावा कोई और टर्म बनना हो 53 के साथ साथ, या 53 पहले पकड़ लेते हैं। 53 कहां कहां बन रहा है? तो देखो, एक तो ये बन रहा है 53, एक ये बन रहा है 53, एक ये बन रहा है 53, एक ये बन रहा है 53, यही बन रहे हैं। तो देखो, इमीडिएटली फॉलो मतलब इस सीक्वेंस में ऐसे कितने हैं कि 5 के जस्ट बाद क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 7। इससे 7 पहले ना आए, 5 से बाद में 3 आए, लेकिन 5 से पहले 7 ना आए। तो ये कितने होने चाहिए? इसमें देखो, अब पहले देखते हैं, काउंट करते हैं। क्या इसमें इससे पहले 5 और 3, ये तो 53 मान लिया, तो 53 की बात करें, क्या इससे पहले 7 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? तो एक तो ये काउंट हो गया आपका, इसमें पहले 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें 7 नहीं आ रहा है ना, 9 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये सही है, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। ये वाला इससे पहले 7 आ रहा है, तो ये काउंट नहीं होगा। क्लियर है? बोलो, नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 7 मतलब 5 के बाद में 3 तो आएगा, आना चाहिए, लेकिन 5 से पहले 7 नहीं आना चाहिए। तो ये वाला गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें 5 से पहले 7 आ गया, तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखो 5 3 है, ठीक है, लेकिन इससे पहले कितना आ गया? 6 आ गया, 7 तो नहीं आया, 6 आ गया, तो इसको भी काउंट करेंगे, ये तीसरा हो गया। और कोई नहीं है, तो कितने आंसर हो जाएंगे इसके? 1 2 3। तो ये वाली जो गिवन कंडीशन है वो 3 बार फॉलो हो रही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आ गया ना ये वाले क्वेश्चंस? किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैं करा रहा हूं टॉपिक। अब देखते हैं, नंबर टेस्ट की बात कर रहे हैं। दूसरे, ये टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन है। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई एन ऑड नंबर। मतलब इवन नंबर होना चाहिए, इवन के जस्ट बाद कौन सा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। एज वेल एज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई एन इवन नंबर, और इससे पहले इवन नंबर होना चाहिए। मतलब ऐसे कितने इवन नंबर हैं जिनके तुरंत बाद ऑड नंबर आए और तुरंत पहले इवन नंबर आए। यही तो हो गया इसका मतलब, यही तो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इवन नंबर, मतलब अब देखो क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले सिंपल, ऑड नंबर आना चाहिए, इससे पहले इवन इवन आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऑड फाइंड आउट करो, ऑड कहां कहां है। एक ये है ऑड, एक ये है, 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 ये यार ऐसे तो टाइम लगेगा ना। इसमें टाइम लगेगा। और लगातार 2 इवन देख लीजिए सर। हाँ, इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। लगातार 2 इवन नंबर होने चाहिए, इवन इवन होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं, तो देखो 2 इवन हो गए, ये रे 2 इवन, ये रे 2 इवन, और देखते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो गए 2 इवन, ये हो गए 2 इवन हो गए। इसके बाद ये 2 इवन हो गए, ये 2 इवन हो गए, बस। अब देखते हैं इसके तुरंत बाद ऑड नंबर आना चाहिए। इसके तुरंत बाद ऑड नंबर आ गया, देखो एक तो ये सही है, एक बन गया। इसके बाद तुरंत ऑड आ गया, एक ये बन गया, 2 सही है। इसके बाद देखते हैं इवन इवन इवन, गलत, इवन इवन ऑड, एक ये हो गया, ठीक है। इसमें इवन इवन ऑड, गलत, ये बन गया इवन इवन ऑड, ये गलत बन गया। 3 4 क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो कितने ऑप्शन है इसके? 1 3 5 6, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन चले, आगे मूव करते हैं। इन द सीरीज दिस, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 ईच। ऐसे कितने हैं इसमें सक्सेसिव पेयर, मतलब सक्सेस का मतलब है बराबर बराबर वाले, ठीक है, लगातार, जिसके बीच का डिफरेंस 2 है, हर एक के बीच में डिफरेंस 2 है। मतलब अगर मैंने लिखा 3 और यहां लिखा 5, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। अगर मान लिया यहाँ पे 7 लिख दिया तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2। अगर यहाँ मैंने 6 लिख दिया तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 ना। तो ये नहीं होगा, ये हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो फाइंड आउट करो कितना होगा आंसर, फाइंड आउट करो। आपने बोला 5 आना चाहिए, देख लेते हैं, काउंट करते हैं ना, 5 आएगा कि 6 आएगा। तो 2 का बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2, मतलब 2 लेटर जो बराबर वाले हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है। इनके बीच में 2 आ गया, एक तो ये हो गया, इनके बीच में नहीं है, 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 इन दोनों के बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में है, एक ये हो गया, इनके बीच में नहीं, इनके बीच में नहीं, इनके बीच में है, इनके बीच में नहीं है, इनके बीच में भी है, इनके बीच में नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस 1 है, गलत। इनके बीच में डिफरेंस 6 का गलत, इनके बीच में डिफरेंस 6 का गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी हो गया, ये हो गया ना। 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 हो गया, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस गलत हो गया, 2 और 8 के बीच में गलत, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया भाई। क्यों 6 आ रहा है? ये डिफरेंस देखो 2 आ गया इनके बीच में, इनके बीच में भी 2 आ गया, 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 इनके बीच में, ये छूट गया था क्या? ये 1 3 वाला नहीं देखा था। अच्छा 1 3 नहीं देगा, ऑप्शन नंबर सी। 6 ये जो कंडीशन है वो 6 बार फॉलो हो रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 7s आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रेसीडेड बाई 6, which are preceded by 6 and which is not preceded by 8, which is not preceded by 8। remember क्या पूछा गया है? ऐसे कितने 7 हैं इस दी हुई सीरीज में जिसमें इट इज प्रिसीडेड बाई 6, मतलब 7 हैं और 7 से पहले क्या आना चाहिए? 6। 7 से पहले क्या आना चाहिए? 6। विच इज नॉट प्रिसीडेड बाई 8, 6 से पहले 8 नहीं आना चाहिए। क्लियर?
ऐसे कितने 7 हैं जिसमें 7 से पहले तो 6 आए, लेकिन 6 से पहले 8 नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो। यस सर। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? 8 देख 67 देख लेते हैं। 67 बनना चाहिए हमारे पास। तो देखो 67, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 67 67 60, एक ये बन गया 67 67, बस हो गया। अब देख लेते हैं 8 नहीं आना चाहिए पहले, तो इसमें 7 आ गया, तो पहला तो एक तो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही हो गया। इसमें पहले 8 आ गया, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 67 से पहले 8 आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको काउंट कर लेंगे। इसमें 67 से पहले 1 आ रहा है, इसको काउंट कर लेंगे, और कुछ है ही नहीं, है ना। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये वाला सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसको करो जल्दी से। If the first and second digits in the sequence are interchanged and the third and fourth digits, the fifth and sixth digit and so on, which digit would be the seventh counting to your left? हमारे लेफ्ट से काउंट करने से। अब देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी मैं करा रहा हूं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। आपको इन पर फोकस करना है, फोकस करना ही करना है। ठीक है, चलिए तो देखो इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मतलब ये हो गया, अगर पहले दूसरे नंबर को आपस में इंटरचेंज कर दें, फिर तीसरे चौथे को आपस में इंटरचेंज कर दें, फिर पांचवें छठवें को आपस में इंटरचेंज करें, और ऐसा अगर लगातार होता रहे तो हमारे लेफ्ट से कौन सी? यस, चलिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे 5 9 है, तो 5 9 को पहले 9 5 लिख दिया, 8 1 को 1 8 लिख दिया, 3 2 को 2 3 लिख दिया, 7 4 को 4 7 लिख दिया, 3 8 को 8 3 लिख दिया। ठीक है, अब ये सारे डिजिट हम लोगों ने एक्सचेंज कर दी। व्हाट वुड बी द सेवेंथ काउंटिंग टू योर लेफ्ट? कौन सी डिजिट होगी जो अपने काउंट हमें लेफ्ट से काउंट करना है, तो 7वीं डिजिट कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो इस हिसाब से तो 4 होनी चाहिए, 4 ही करेक्ट आंसर होगा। अरे सर काउंटिंग टू योर लेफ्ट है तो सर राइट टू लेफ्ट करेंगे ना सर, लेफ्ट की। अच्छा, तो इसमें ये क्वेश्चन में बोला गया विच डिजिट वुड बी द सेवेंथ काउंटिंग टू योर लेफ्ट। टू योर लेफ्ट का मतलब है कि यहां से राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। यहां से यहां जाना है। क्यों? काउंटिंग टू योर लेफ्ट का मतलब हो गया राइट से लेफ्ट जाना है। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, अगर यहां फ्रॉम होता काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहां से यहां जाना ना, लेफ्ट से राइट तक जाना है। क्यों? हेलो, हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको लिखा है सेवेंथ काउंटिंग टू योर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ काउंट करना है आपको 8वें नंबर पे। तो ये इसको करेक्ट कर लेना। अगर काउंटिंग फ्रॉम होगा तो सही हो जाएगा आपका ये वाला, ये हो जाएगा काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो आपका ये वाला सही होगा। काउंटिंग टू योर लेफ्ट का मतलब हो गया यहां से राइट से लेफ्ट की ओर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका 7th नंबर 8। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, और अगर 2 की जगह पर अगर फ्रॉम होता तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही, ये वाला सही होता, बी। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन जो हैं हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्या दोबारा से लिख गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 काउंटिंग टू योर लेफ्ट 8, हाँ दोबारा से रिपीट हो गया, कोई नहीं। चलिए बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।